वन ना, साइंस चैप्टर नंबर 3 और कौन सा चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंप करने के पहले फर्स्ट जो टॉपिक जो आपको पता रहना चाहिए दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप बताओ एटम में कितने टाइप ऑफ पार्टिकल है? कोई भी एटम में कितना पार्टिकल्स रहता है? कितना पार्टिकल्स रहेगा? और या कौन कौन रह सकता है एटम में? तीन रहता है, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन रहेगा, एंड एक और है इसमें इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों में कौन चार्ज रहता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है। एंड न्यूट्रॉन जो है ये क्या है? अनचार्ज। ओके, अब यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको क्या लगता है? चार्ज पार्टिकल लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल लगता है। अब इसमें से कौन सा चार्ज पार्टिकल को आप सेलेक्ट करोगे? प्रोटॉन को सेलेक्ट करोगे या इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट करोगे? ओके, इसका रीजन पता है क्या? क्यों सर मैं एक मिनट वीडियो बंद कर। क्यों इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन क्यों नहीं? क्यों प्रोटॉन क्यों नहीं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एक सेकंड है, हाँ बोलो रुजुला। इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉम के अंदर मूवमेंट होता है उनका। एग्जैक्टली वो रीजन नहीं। देखो, प्रोटॉन जो रहता है ना, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है एकदम स्ट्रांग रहता है, बट इलेक्ट्रॉन का जो रहता है ना फोर्स, इट इज क्वाइट वीक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पे लिखना, प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रेजेंट in nucleus and cannot be removed easily, and cannot be removed easily due to nuclear force. एंड अगर सपोज आपने ये प्रोटॉन को निकालने का ट्राई भी किया, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्शन के टर्म से भी बोलते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियाई क्या होता है? डीके होता है छोटे छोटे इसमें। यही सेम प्रोसेस, आप प्रोटॉन को निकालोगे तो फिजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना इज easier because of weak nuclear force. ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग प्रोटॉन को यूज नहीं करेंगे, हमेशा यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट बेसिक डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक है, फिर और एक चीज मालूम रहना चाहिए, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एनी आइडिया इसका वैल्यू क्या है? वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना है? आइडिया? 1.6 into 10 raised to -19 कूलोम। ये याद रखना, चार्ज का यूनिट है।
चार्ज का यूनिट इज कॉल्ड एज कूलम। तो ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। फिर और कुछ है क्या जो इसमें, और हाँ, फिर एक चार्ज रहता है, क्या है चार्ज, बेसिकली क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ज इज अ पार्टिकल which produces a field around it. Is a particle which produces a field around it. अब इसका क्या मतलब है, देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसे कि आप इधर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कोई बहुत दूर एक पॉजिटिव चार्ज, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज एकदम नीचे है पेज का, क्या ये दोनों रिपेल करेंगे क्या एक दूसरे को? क्या रीजन रहेगा, करेंगे क्या नहीं? देखो यहां पे क्या होएगा मालूम है क्या, हम लोग क्या करते, एक फील्ड बनाते, ठीक है, ये सर्कल जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या है, फील्ड है, ठीक है। अब क्या ये जो नीचे का प्रोटॉन है, क्या ये ऊपर के प्रोटॉन के फील्ड के अंदर आ रहा है क्या? हाँ कि ना? नहीं आ रहा है। नहीं आने के वजह से ये नीचे के प्रोटॉन पे कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जैसे ये प्रोटॉन ये दूसरे प्रोटॉन के फील्ड के अंदर आएगा, क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, रिपेल होएगा, ठीक है। ये प्रोटॉन क्या होएगा, रिपेल करने को स्टार्ट करेगा। सेम वे अगर यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन लाया रहता, तो क्या होता था? वो अट्रैक्ट होता। अट्रैक्शन होता था, ये इसकी तरह जाता था। तो ये फील्ड क्या है, ये फील्ड बेसिकली एक फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड के बारे में आप लिख सकते हो, जनरेट। सर वो डायग्राम ड्रॉ करना है। रुको मैं बोलता क्या ड्रॉ करना बताता हूँ। जनरेट्स अ फोर्स लिखना, ये फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। जनरेट्स अ फोर्स, कैसा टाइप का फोर्स हो सकता है? आइदर वो रिपल्सिव फोर्स रह सकता है या फिर वो एक अट्रैक्टिव फोर्स रह सकता है। सर आप एक बार वापस एक बार बताओगे शॉर्ट में ऊपर का? ठीक है, फोर्स क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। अब रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होता है, ये आप लिखना। रिपल्सिव फोर्सेस रहता है लाइक चार्जेस के बीच में। मैं आपको डायग्राम लास्ट में बना के देता हूं और तभी एक्सप्लेनेशन देता हूं। रिपल्सिव फोर्सेस रहता है लाइक चार्जेस के बीच में, एंड अट्रैक्टिव फोर्स रहता है अनलाइक चार्जेस के बीच में। डायग्राम में आपको बना के देता हूं नेक्स्ट पेज पे। याद रखना, रिपल्सिव फोर्सेस लाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव। ठीक है, जिनका लिख के नहीं हुआ है एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर वो ऊपर का वो सर्कल आपने बना वो एक बार वापस रुको एक्सप्लेन रुको करोगे? रुको, मैं बना ही रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना सब लोग। ठीक है, चल अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल पहले बना लेना, एंड इसके बीच में आप क्या बनाओ, एक प्रोटॉन बना लेना। ये जो सर्कल है ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई भी प्रोटॉन सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसके ऊपर क्या होएगा,
एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, इसके वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स की वजह से बाहर जाएगा। सपोज ये फील्ड के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इसके तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स। एंड सपोज कोई प्रोटॉन ये फील्ड के बाहर है, तो इसमें कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या? No, sir. तो इधर लिखना नो फोर्स। सेम बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी बनाओगे तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, नो फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक चीजें आपको मालूम रहना चाहिए वो सब आपको मैंने क्लियर कराया है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो बना लेना पहले। अब क्लियर है कृष्णकांत? हाँ सर। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इधर फोर्स इधर फील्ड से? रहता है, कोई भी फील्ड रह सकता है, इलेक्ट्रिक रह सकता है, मैग्नेटिक रह सकता है, कोई भी रह सकता है। अब वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के ऊपर। इधर फोर्स नहीं आएगा ना? डिपेंड करेगा, मैं बोला डिपेंड करता हूँ। चलिए, आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर आपको एक और बार कैमरा बंद रहेगा फिर आप सीधा रिमूव हो जाओगे। कैमरा बंद मत करना। सर ये डायग्राम का नेम क्या है, मतलब क्या बस बोलेंगे उसका ही इसको? डायग्राम है, उसके नीचे। चलो, तो नेक्स्ट लिखना पोटेंशियल, लिखो हेडिंग पोटेंशियल। तो इसमें लिखना डिफरेंस इन लेवल्स। अब ये लेवल्स किस किस का हो सकता है? आप लिख सकते हो एनर्जी, या फिर हाइट, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना ज्यादा हम लोग ऐड कर रहे हैं एक सोल्यूट को। जनरेट्स पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल क्या करता है। पोटेंशियल हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ फ्लो। ये फ्लो कुछ भी हो सकता है। अब ये फ्लो किसका हो सकता है? लिक्विड का फ्लो हो सकता है, जैसे कि वाटरफॉल में होता है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे गिरता है। या फिर इधर चार्ज का हो सकता है, कोई बॉडी का इलेक्ट्रिक मूवमेंट हो फ्लो। सकता है, या फिर सोल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट, या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट। कुछ भी, कोई भी मूवमेंट हमेशा कहां से कहा जाता है, हाई से लोअर जाता है। डायरेक्ट लिख के रखना, इन नेचर फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर। नेचर में कोई भी चीज में आप क्या देखोगे, हमेशा पानी को आप देखोगे ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको पंप लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट। फ्री फ्लोइंग जो रहता है हमेशा ऊपर से नीचे होता है, ये एक है। फिर फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फ्लो कब तक होते रहेगा आपके हिसाब से? ठीक है, चलो एक डायग्राम बना था ताकि आपको हेल्प हो जाए। यहाँ पे सपोज 2 बकेट्स हमने रखा है, एंड इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक पाइप के साथ। ये फुल्ली फिल्ड है, पूरा ऊपर तक भरा है, एंड ये एम्प्टी है। आपके हिसाब से पानी का फ्लो कब तक होते रहेगा? सर वो पाइप के जो लेवल तक। ठीक है, पाइप के लेवल लेवल तक नहीं, तक।
जब दोनों का लेवल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फ्लो क्या होएगा, स्टॉप। तो इसमें लिख सकते हो फ्लो स्टॉप्स। सर ये बनाना है डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम बना। फ्लो स्टॉप्स व्हेन द लेवल ऑफ वाटर in या लेवल ऑफ वाटर ने लेवल बिकम्स इक्वल, लेवल बिकम्स इक्वल। यहाँ पे आप ये एरो बता सकते हो कि यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी डिक्रीज होता जा रहा है। फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई से लोअर के तरफ हो रहा है, हायर से लेके लोअर की तरफ। एंड इधर आपका पानी का क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो लिख सकते हो फ्लो ऑफ वाटर। इसके बाद दो एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चल अब ये सबसे ये ना नोट और वेरी सर इंपॉर्टेंट एक मिनट होता है। लिखा नहीं, वो एक बार दिखाओ नोट ना। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। सबसे पहले लिखो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, प्रोटॉन का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, हम लोगों का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। किधर से किधर जाएगा, लोअर लोअर टू हायर। पोटेंशियल से हायर के तरफ। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना रहता है तो आप क्या यूज करते हो, पंप यूज करते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आप पंप यूज करोगे क्या, कुछ नहीं। तो क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक सेल। तो इधर लिखना इलेक्ट्रिक सेल इज यूज। हेलो नतालिया, लिखना है। पता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको चलो अब हम सर लोग, पिछला साइड दिखाओगे, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ। हुआ नहीं मेरा लिख के। फ्लो स्टॉप व्हेन द लेवल बिकम इक्वल। थैंक यू। ये हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग डालना। पोटेंशियल डिफरेंस, का डेफिनेशन अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक है और आगे 11th 12th में भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन याद रखना। इट इज द वर्क डन, इसको अंडरलाइन करो, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां मूव करोगे, हायर से लोअर की लोअर से हायर, हायर से लोअर। हायर से लोअर, हायर से लोअर। फ्रॉम हायर
पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ पे यूनिट नेगेटिव चार्ज रहता तो ये डेफिनेशन क्या होता, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, क्या रहेगा इसका मतलब, कौन रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, क्या बात है, क्या बोलते प्रोटॉन। हैं? प्रोटॉन। 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 चल अब डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका मतलब इक्वल टू रहता है इस क्या, वर्क डन। तो ऊपर क्या आएगा, वर्क डन आएगा पर यूनिट। यहां पे पर यूनिट मतलब नीचे कौन आएगा, चार्ज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट इज वोल्ट्स, इसका एसआई यूनिट है। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, पिछले चैप्टर में क्या था, जूल। चार्ज का एसआई यूनिट ये लेक्चर में किया था, कूलम। कूलम। तो 1 वोल्ट क्या रहता है, 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, तो लिख सकते हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge। फॉर्मूलास याद रखना अच्छे से, बहुत काम में आएगा। यूनिट्स भी याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट इज वोल्ट, वर्क डन का जूल, चार्ज का इट इज। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट सर 1 डेफिनेशन, सेकेंड। हाँ स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। अब इसका सेकंड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज करंट। अब करंट में जंप मारने के पहले करंट किस में फ्लो होता है, इंसुलेटर की कंडक्टर में फ्लो होएगा? आपके हिसाब से आप बताओ, पेपर में फ्लो होएगा कि कॉपर में कंडक्टर। फ्लो होएगा? कॉपर। कॉपर में फ्लो होएगा। ठीक है, तो कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है। इधर मैं क्रॉस मार्क डाल रहा हूं, पेपर में फ्लो नहीं होएगा। व्हाई? बिकॉज पेपर इज एन इंसुलेटर। अब कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, करंट। सबसे पहले ये डायग्राम बनाना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को एकदम जूम कर रहे हैं। ठीक है, कॉपर का कंडक्टर है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रहेगा ना, ये क्या रहेगा, एकदम रैंडम रहेगा। रैंडमली सब जगह मूव होते रहेगा। सर ये क्या है, ये बीच में का? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका क्या होगा, रैंडम मूवमेंट होते रहेगा। अब इधर लिख सकते हो, रैंडम मूवमेंट
ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जैसे ये कंडक्टर को एक बैटरी कनेक्ट करते, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड इज नेगेटिव। बैटरी के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड है जियो, अगर आपका कैमरा बंद हो रहा है तो वापस जस्ट रीजॉइन कर लें। अगर आपको स्क्रीन, एक सेकंड। ओके, आपके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा कि राइट डायरेक्शन में जाएगा, और क्या रीजन रहेगा? लेफ्ट। लेफ्ट में जाएगा। क्या बता सकते हो रीजन क्या रहेगा लेफ्ट में जाने का? क्योंकि वो माइनस पॉजिटिव में, माइनस पॉजिटिव के पास जाएगा। वेरी गुड। ये पॉजिटिव ऑफ द बैटरी है, माइनस अट्रैक्ट किसके पास होएगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए सब इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। हाँ जी, आप पूछो क्या हो गया? सर ये डायग्राम की ड्राई सेल का है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ड्राई सेल। बस ऐसा सोचो एक कॉपर वायर का डायग्राम, ठीक है? तो इसमें लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स aligned themselves in straight line. मेन ये एक डायग्राम में ये एरो बना के रखना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का डायरेक्शन क्या रहता है? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, याद रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है। ये सब चीजें याद रखना, इसका कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं, याद करना है ये सब। इसका डाउट क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वाला करंट का डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, करंट का जो डेफिनेशन है वो करेंगे। करंट का डेफिनेशन इज, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग per unit time। करंट को आप लिखोगे, एक सेकंड पहले लिखो। करंट इक्वल टू क्या रहता है? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में आएगा टाइम। टाइम। ओके, अब करंट का जो एसआई यूनिट रहता है ना, करंट का एसआई यूनिट इज एम्पियर।
अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका ऐसा यूनिट इज, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलोम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड। सेकेंड। तो 1 एम्पियर ये इक्वल टू रहेगा 1 कूलोम 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, 1 एम्पियर is equal to 1 coulomb of charge passing through 1 second. आदित्य पिछले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालना, ओम्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके 10th तक ये इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में भी आएगा। ओम्स लॉ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ओम्स लॉ है क्या? तो इसमें लिखना, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the two terminals, applied across the two terminals, terminals का मतलब लिख सकते हो ends of the circuit is directly proportional, directly proportional to the current flowing through it. Provided physical conditions remain the same. फिजिकल कंडीशंस क्या है ये मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूं। फिजिकल कंडीशंस लिखना, क्या क्या फिजिकल कंडीशंस में आता है। सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये फर्स्ट आता है। सेकंड मटेरियल, तो बहुत सारे आते हैं लेकिन अभी के लिए यही दो फिजिकल कंडीशन जस्ट समझने के लिए आप लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? करंट के साथ। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है आपके हिसाब से, क्या रहेगा इसका मतलब? इक्वल नहीं। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आपका करंट भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए।
इनवर्स में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज। वैसे ही अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, डिग्री। सर वो Decrease. बीच में का साइन क्या है? इसका प्रोपोर्शनैलिटी। वो वोल्टेज डिक्रीज होएगा तो करंट भी डिक्रीज होएगा। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी का साइन लाना है, इसका यूज मत बोल रहा लिखने का, और फोन उस पर रखो। V इक्वल टू क्या आएगा, IR आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी साइन डालेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होएगा। ये कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होएगा, करंट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होएगा, डिवाइड होएगा। तो वोल्टेज अपॉन करंट इज बेसिकली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट रहता है, इसको आप मेजर करते हो किसमें, ओम में मेजर करते हो। ये इसका SI यूनिट है। तो अगर आपको बोला गया है 1 ओम, ये इसका सिंबल है, ओम का सिंबल है ये। 1 ओम इक्वल टू क्या होएगा, इट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इधर तक पहले स्क्रीनशॉट लेके रखना। ऐसा यूनिट सर है। V क्या बोला आपने, V और A? V वोल्टेज है और I करंट है। लास्ट में सब लिखा के देता हूं, अभी के लिए बस इधर तक लिखना। सर इधर A क्या है लिखा है फिर? एम्पियर। I। ठीक है, जस्ट एक 5 मिनट का लेक्चर का ब्रेक ले लेना, फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।